नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिस्ट्री की प्रीवियस क्लास में हम लोग प्राचीन भारत पर चर्चा कर रहे थे। दोस्तों, हमने आपको बताया था कि प्राचीन भारत को तीन पार्टों में डिवाइड किया गया था। दोस्तों, प्राचीन भारत को तीन पार्टों में डिवाइड किया गया था। कौन कौन से? तो पहला दोस्तों प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल दोस्तों, और तीसरा ऐतिहासिक काल। इन तीन पार्टों में प्राचीन भारत को डिवाइड किया गया था, जिसमें हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल के बारे में विस्तृत तरीके से जानकारी प्राप्त की थी और हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में चर्चा कर रहे थे। और आद्य ऐतिहासिक काल को दोस्तों हमने आपको बताया कि आद्य ऐतिहासिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया। दोस्तों, आद्य ऐतिहासिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया। पहला सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा वैदिक सभ्यता। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हमने हिस्ट्री की प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड था 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व माना जाता है। इसके बारे में भी हम लोगों ने विस्तृत तरीके से चर्चा की थी और इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस भी की थी। और आज की क्लास में हम लोग दोस्तों प्राचीन भारत में आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत वैदिक सभ्यता पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, शुरू करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर वैदिक सभ्यता। दोस्तों, वैदिक सभ्यता के अगर टाइम पीरियड की बात करें तो वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड रहा है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। दोस्तों, वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड क्या रहा है? तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहा है। और दोस्तों, ये जो वैदिक सभ्यता हमारी है या वैदिक काल जो है, इसका विभाजन भी दो भागों में किया जाता है। वैदिक काल या वैदिक सभ्यता का विभाजन भी दो भागों में किया जाता है। कौन कौन से? तो ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। दोस्तों, ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या रहा? तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड रहा है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या रहा? तो 1000 से 600 ईसा पूर्व। और दोस्तों, वैदिक सभ्यता या वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या था? तो 1500 से 600 ईसा पूर्व। और इसमें ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड रहा है 1000 से 600 ईसा पूर्व। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं वैदिक सभ्यता में। दोस्तों, 1500 ईसा पूर्व या 1500 बीसी में आर्यों का आगमन हुआ। दोस्तों, 1500 बीसी में आर्यों का आगमन हुआ और मैक्स मूलर, दोस्तों ये जो मैक्स मूलर इतिहासकार हैं, इन्होंने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया या एशिया माइनर, दोस्तों मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान क्या माना है? तो मध्य एशिया या एशिया माइनर। एशिया माइनर माना है किसने? तो मैक्स मूलर ने। और ये दोस्तों सर्वमान्य सर्वमान्य तथ्य है कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है? तो मध्य एशिया या एशिया माइनर। और दोस्तों, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, तो बहुत अच्छे से पढ़ के जाना कि आर्यों का मूल निवास स्थान मैक्स मूलर ने कहाँ बताया है? तो मध्य एशिया। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता क्या कहलाई? तो दोस्तों, आर्यों द्वारा जो निर्मित सभ्यता थी उसे वैदिक सभ्यता कहा गया। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता क्या कहलाई? तो वैदिक सभ्यता कहलाई। और दोस्तों, वैदिक सभ्यता जो थी वो कैसी सभ्यता थी? तो वैदिक सभ्यता दोस्तों आप लोग जानते हैं कि ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता दोस्तों ग्रामीण सभ्यता थी। जबकि जब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा कर रहे थे तब हमने आपको बताया था कि दोस्तों ये जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी ये नगरीय सभ्यता थी। तो दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता हमारी नगरीय सभ्यता थी और ये वैदिक सभ्यता जो हमारी थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। तो उसके बाद आगे दोस्तों देखते हैं कि वैदिक शब्द किससे बना है। दोस्तों, वैदिक शब्द जो है वो बना है वेद से। दोस्तों, वैदिक शब्द जो है वो वेद से बना है और वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ज्ञान होता है। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ज्ञान होता है। और दोस्तों आगे देखते हैं कि वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो पितृसत्तात्मक सभ्यता थी। दोस्तों, वैदिक सभ्यता जो थी वो पितृसत्तात्मक सभ्यता थी। और जब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे थे तब हमने दोस्तों आपको बताया था कि जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी ये मात्र सत्तात्मक थी। तो वैदिक सभ्यता पितृ सत्तात्मक थी और हड़प्पा सभ्यता हमारी मात्र सत्तात्मक थी। और दोस्तों मात्र सत्तात्मक होने का रीजन क्या था हड़प्पा सभ्यता के? कि यहाँ हड़प्पा सभ्यता में दोस्तों उर्वरता की देवी की मूर्ति मिली और उपासना में सर्वाधिक मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं। तो इसलिए दोस्तों
जो अनुमान लगाया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता हमारी मात्र सत्तात्मक थी और वैदिक सभ्यता जो थी वो पितृ सत्तात्मक थी। बहुत ध्यान से देखना, वैदिक सभ्यता हमारी ग्रामीण सभ्यता थी और सिंधु घाटी सभ्यता हमारी नगरीय सभ्यता थी। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों वैदिक सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो वैदिक सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय था कृषि तथा पशुपालन। दोस्तों कृषि तथा पशुपालन जो था वो वैदिक सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय था। और अगर उसके बाद बात करें हम लोग की आर्यों की भाषा क्या थी, तो दोस्तों आर्यों की भाषा थी संस्कृत। आर्यों की भाषा क्या थी दोस्तों? तो संस्कृत थी। उसके बाद आगे देखते हैं ऋग्वैदिक काल। दोस्तों ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या रहा पूछा जाता है, तो हमने आपको बताया था कि वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहा, जबकि ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक रहा। और इसी काल में ऋग्वेद की रचना हुई। दोस्तों ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना की गई। और उसके बाद दोस्तों जो हमारा वैदिक सभ्यता थी उसको विभाजित किया गया था दो भागों में, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। तो ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रहा। और उसके बाद उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड जो था दोस्तों वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहा। उसके बाद दोस्तों उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, दोस्तों इन 3 वेदों की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई, जबकि ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल में हुई। और दोस्तों उत्तर वैदिक काल में 2 ग्रंथों की भी रचना हुई। कौन कौन से? तो रामायण। और दोस्तों रामायण के लेखक कौन है? तो वाल्मीकि। दोस्तों उत्तर वैदिक काल में ही रामायण की रचना हुई और इसके लेखक हैं वाल्मीकि। और उसके बाद अगर बात करें कि महाभारत, तो दोस्तों महाभारत की भी रचना उत्तर वैदिक काल में ही हुई और इसके रचनाकार या लेखक कौन है? तो वेदव्यास हैं। दोस्तों महाभारत के रचनाकार वेदव्यास है। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं वेदों के संकलनकर्ता। तो दोस्तों वेदों के संकलनकर्ता कौन है? तो महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी। दोस्तों महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी को वेदों का संकलनकर्ता कहा जाता है। अब दोस्तों आगे हम देखते हैं वैदिक सभ्यता से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे सभी एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखते चलते हैं। आर्यों का प्रिय पशु दोस्तों क्या था? तो घोड़ा था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। एवं सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? तो इंद्र थे। दोस्तों आर्यों का सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र था और प्रिय पशु कौन सा था? तो घोड़ा था। उसके बाद दोस्तों आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? तो लोहा थी। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। और दोस्तों ये लोहा को क्या कहते थे? तो श्याम अयस्क कहते थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी और इसे ये लोग श्याम अयस्क कहते थे। और तांबे को दोस्तों ये लोग क्या कहते थे? तो आर्य तांबे को क्या कहते थे? तो लोहित अयस्क। दोस्तों कंफ्यूज ना होना, लोहे को ये लोग श्याम अयस्क कहते थे और तांबे को लोहित अयस्क कहते थे। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं व्यापार करने हेतु जो दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? तो पड़ी कहा जाता था। दोस्तों वैदिक सभ्यता में व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? तो पड़ी कहा जाता था। और लेन देन में दोस्तों कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? तो वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। वैदिक सभ्यता में लेन देन के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी दोस्तों। उसके बाद स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग ले सकती थी। दोस्तों यहाँ पर यज्ञ होगा, यज्ञ कार्य में स्त्रियां अपने पति के साथ भाग ले सकती थी वैदिक सभ्यता में। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? तो दोस्तों आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। और जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो अमाजू। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो अमाजू कहा जाता था। और स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। दोस्तों वैदिक काल में स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी और उनका उल्लेख दोस्तों मिला है कैसे? तो ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, अपाला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। तो दोस्तों स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर सकती थी वैदिक काल में और इसका उदाहरण मिला है ऋग्वेद में। दोस्तों ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, अपाला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन किया गया है। उसके बाद दोस्तों गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद में चुनौती दी थी। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद में चुनौती दी थी। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था।
दोस्तों वैदिक सभ्यता में बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। उसके बाद आगे देखते हैं, सभा एवं समिति को राजा को सलाह देने वाली संस्था कहा जाता था। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि वैदिक सभ्यता में राजा को सलाह देने वाली संस्थाएं कौन सी थी, तो सभा एवं समिति। दोस्तों आर्यों का समाज जो था वो पितृ प्रधान था। अभी हमने आपको बताया था कि वैदिक सभ्यता हमारी पितृ प्रधान थी और आर्यों का समाज दोस्तों ये पितृ प्रधान था। और समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी, तो समाज की सबसे छोटी इकाई दोस्तों क्या थी, तो परिवार या कुल थी, परिवार या कुल थी, और जिसका मुखिया पिता होता था। दोस्तों आर्यों का समाज जो था वो पितृ प्रधान था और समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, और इसका मुखिया कौन होता था, तो इसका मुखिया होता था पिता। और पिता को क्या कहा जाता था, तो कुलप कहा जाता था। यानी इसके मुखिया को दोस्तों क्या कहा जाता था, तो कुलप कहा जाता था। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आर्यों के मनोरंजन के साधन थे। तो दोस्तों आर्यों के मनोरंजन के साधन कौन कौन से थे, संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ आदि। ये दोस्तों आर्यों के मनोरंजन के साधन थे, संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ आदि। उसके बाद दोस्तों आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे, वास, अधिवास, उशीष्ण। दोस्तों आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे, वास, अधिवास और उशीष्ण। और आर्यों के मनोरंजन के साधन कौन से थे, तो संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़, ये सभी साधन थे दोस्तों। और आर्य के जो 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे, वास, अधिवास और उशीष्ण, उसमें दोस्तों अंदर पहनने वाले कपड़े को क्या कहा जाता था, पूछा जा चुका है कि अंदर जो कपड़ा आर्य लोग पहनते थे उसको क्या कहते थे, तो नीव कहते थे दोस्तों, नीव कहते थे। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, जो वैदिक सभ्यता में हमारी नदियाँ थी उनके वर्तमान नाम और वैदिक काल में जो नाम थे। तो दोस्तों वैदिक काल में वितस्ता, जो वर्तमान में झेलम नदी के नाम से विख्यात है, वितस्ता को झेलम नदी, और दोस्तों अस्किनी चिनाब नदी को कहा जाता था, अस्किनी चिनाब नदी को कहा जाता था। और रावी दोस्तों पुरुषड़ी नदी को रावी कहा जाता था, पुरुषड़ी नदी को रावी कहा जाता था। और गंडक नदी को दोस्तों क्या कहा जाता था, तो सदानीरा, गंडक नदी को सदानीरा कहा जाता था। व्यास नदी को विपाशा कहा जाता था, सतलज नदी को सुतुद्र कहा जाता था। तो दोस्तों झेलम नदी को वितस्ता, चिनाब नदी को अस्किनी, रावी नदी को पुरुषड़ी, गंडक नदी को सदानीरा, व्यास नदी को विपाशा और सतलज नदी को सुतुद्र कहा जाता था हमारे वैदिक सभ्यता में। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी सभी नदियों के नाम। उसके बाद आगे देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में दोस्तों हमने आपको बताया था दोस्तों कि वैदिक सभ्यता हमारी 2 पार्टों में डिवाइड की गई, एक ऋग्वैदिक काल और दूसरी उत्तर वैदिक काल। तो दोस्तों ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे, तो इंद्र थे। जबकि उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। तो दोस्तों ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे, जबकि उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक प्रिय देवता कौन हो गए, तो प्रजापति हो गए। ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है कि ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे। तो ऋग्वैदिक काल के सर्वाधिक प्रिय देवता दोस्तों इंद्र थे, जबकि उत्तर वैदिक काल के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन हो गए थे, तो प्रजापति हो गए थे। उसके बाद दोस्तों उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। दोस्तों बहुत ध्यान से देखते चलना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। दोस्तों वर्ण आप समझ रहे होंगे कि उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण थे वो व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। वर्ण यानी दोस्तों कास्ट जो थी वो व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगी थी। कब, तो उत्तर वैदिक काल में। जबकि ऋग्वैदिक काल में दोस्तों ये वर्ण जो थे वो व्यवसाय के आधार पर निर्धारित होते थे। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। दोस्तों सभी प्रश्न पूछे हुए हैं, बहुत ध्यान से देखते चलेंगे वीडियो को अंत तक। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को क्या कहा जाता था, तो सीता कहा जाता था। दोस्तों उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी। दोस्तों उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाइयाँ क्या थी, तो निष्क और शतमान। उसके बाद आगे देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। उत्तर वैदिक काल में प्रथम बार पक्की ईंटों का यूज कहाँ किया गया, तो कौशाम्बी नगर में दोस्तों।
उसके बाद आगे देखते हैं, गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ दोस्तों। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ और उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का पालन अनुष्ठान किया जाता था। तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है। दोस्तों उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, तो 108 है। उपनिषद हमारे कितने हैं, तो 108 है। महापुराणों की कुल संख्या कितनी है, तो 18 महापुराण है दोस्तों। कुल वेद कितने हैं, तो 4 वेद हैं। वेदांगों की संख्या कितनी है, तो 6 है। दोस्तों बहुत ध्यान से, उपनिषद हमारे कितने हैं, तो 108, महापुराण 18, कुल वेद 4 और वेदांगों की संख्या कितनी है, तो 6 है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।